अपने नए घर में आने के बाद से मुझे अपना घर बहुत गंदा लग रहा था और मैंने अपनी माँ के मना करने के बावजूद भी अपने नए घर की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। हालांकि मेरी अम्मा मुझे मुसलसल काम करने से रोक रही थी कि अभी रुक जाओ, अभी सफाई सुथराई का काम मत करो, तुम्हारे बाबा किसी न किसी को मुलाजिम को काम के लिए ऑफिस से भेज देंगे तो वो खुद ही घर की सफाई सुथराई कर लेंगे। मगर इस वक्त तो मुझ पर जैसे सफाई का जुनून सवार था, इसीलिए मैंने बाल्टी उठाई और झाड़ू लेकर शपाशप पानी के साथ पूरा घर धोने लगी थी। धोते धोते जैसे ही मैं घर के कॉरिडोर में पहुंची तो कॉरिडोर के आखिर पर कोने में एक कमरा था। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। ऐसे लगता कि काफ़ी अरसे से उस कमरे का ताला किसी ने नहीं खोला। मैंने अभी तक घर के किसी कमरे को ताला नहीं लगा देखा था। ये वाहिद कमरा था जो पूरे घर से अलग थलग था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। दिखने में ताला काफ़ी पुराना लग रहा था। मैंने उस ताले की चाबी तलाश की। काफ़ी देर तक मुझे उस कमरे के दरवाजे की चाबी नहीं मिली तो मैं परेशान सी हो गई और कुछ सोचने लगी। मैंने एक ईंट लेकर ताला तोड़ने का सोचा। मैं फ़ौरन से घर के पिछले हिस्से में गई और एक ईंट उठाकर लाई। मैं उस ईंट से ताला तोड़ने लगी मगर ताला था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार चोट लगाने पर भी जब ताला नहीं टूटा तो मैं थक हार कर बैठ गई कि तभी अचानक से मुझे ताला खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान परेशान अपने इर्द गिर्द देखने लगी। मेरे इर्द गिर्द कोई भी मौजूद नहीं था। मैं हैरानगी से दरवाजे की तरफ देख रही थी कि तभी ताला खुलकर दरवाजे से निकल गया और मुझे ज़मीन पर गिरता दिखाई दिया। मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरे बार बार ईंट मारने से हो सकता है ताला नरम पड़ गया हो और खुलकर नीचे गिर गया हो। ये तो दिल को तसल्ली देने वाली बात थी। ताला जिस कदर जंगालूद था उसके लिए तो सिर्फ एक ज़रब ही काफ़ी थी, मगर वो खोले से भी नहीं खुल रहा था। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और दरवाज़ा खोलने की हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा एक भारी आवाज़ से खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ इस कदर खौफनाक थी कि मैं आवाज़ सुनते ही खौफ से थर थर कांपने लगी। दरवाज़ा खोलते ही मुझे अजीबोगरीब सी बदबू का एहसास होने लगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे सदियों से ये कमरा किसी ने बंद करके रखा हो। यहाँ बहुत ही गंदी बदबू चारों ओर फैली हुई थी। मैंने थोड़ा सा अंदर जाने की कोशिश की तो चारों तरफ मोटे मोटे जाले दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने हाथ से जैसे ही जालों को पीछे करते हुए कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की तो कमरे में रोशनी का नामो निशान भी नहीं था। कमरे की तो लाइट ही ख़राब थी। मैंने डरते डरते कमरे की खिड़की खोल दी जिससे कमरे में रोशनी आने लगी। मैं परेशान होते हुए अपने सामने से जालों को हटाने लगी। बहुत ज़्यादा जाले मेरे मुंह पर आ गए। मेरा मुंह हाथ जालों की लपेट में थे। मैं बुरी तरह से डर गई। चीखते हुए कमरे से बाहर आने लगी कि मेरी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत अलमारी पर पड़ी। पूरा कमरा गत्तों गुबार से भरा हुआ था, लेकिन वो अलमारी ऐसे नज़र आ रही थी जैसे किसी ने बिल्कुल नई अलमारी उस कमरे में लाकर रख दिया। वो अलमारी उस कमरे का हिस्सा लग ही नहीं रही थी। इस कदर खूबसूरत और बिल्कुल नई अलमारी थी। मैं ये सोचते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई कि न जाने किसने ये खूबसूरत अलमारी इस गंदी जगह काट कबाड़ खाने में लाकर फेंक दी। मैं जैसे जैसे कमरे में दाखिल हो रही थी वैसे वैसे मुझे गंदगी का एहसास ज़्यादा होता जा रहा था। मैं दिल में सोचने लगी कि हमारे आने से पहले यहाँ रहने वाले लोग कैसे गंदे लोग थे जिन्हें गंदगी में रहने की आदत थी। घर में बिल्कुल भी सफाई सुथराई नहीं थे। घर तो फिर कुछ साफ़ सुथरा था, लेकिन ये कमरा तो ऐसे था जैसे घर का हिस्सा ही ना हो। उस कमरे को घर से बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। इसी वजह से उस कमरे की सफाई सुथराई पर भी किसी का ध्यान नहीं जाता होगा। मैं ये सोचते हुए चारों तरफ से जाले उतारने लगी। मुझे पूरा गंद साफ़ करने में इतनी देर नहीं लगी थी जितनी देर मुझे सिर्फ यही कमरा साफ़ करने में लगी थी। उस कमरे में मुझे अजीबोगरीब सा एहसास हो रहा था। मेरे कंधे भारी हो रहे थे, मगर मैंने फिर भी हिम्मत न हारते हुए पूरे कमरे की सफाई सुथराई कर दी। मैंने तमाम जाले उतारे। कमरे में पड़ा सारा सामान मिट्टी और गद्दों गुबार से भरा हुआ था। इस सब सामान को साफ़ करके चमका दिया। अब ये कमरा घर का एक हिस्सा ही दिखाई देने लगा था। मुझे उस कमरे को देखकर बेहद खुशी हो रही थी। जैसे ही मैं उस कमरे से सफाई करके बाहर निकली तो मेरे कंधे बहुत ज़्यादा वज़नी होने लगे। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे अलावा मेरे साथ कोई और भी है। मेरे अलावा मेरे साथ कोई था जिसकी मौजूदगी के एहसास ने मुझे खौफज़दा कर दिया। मेरा सर वज़नी होता जा रहा था। तभी मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मेरा नाम बिस्मा है और मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे। चंगामांगा के जंगलात की हिफाजत का ज़िम्मा बाबा के सर था। बाबा को अपने ऑफिस के करीब ही रिहाइश मिली थी। हम लोग एक साथ ही रहते थे। मेरी अम्मा घरेलू खातून थी। घर में नौकर चाकर हर चीज़ की सहूलत मौजूद थे। अम्मा बाबा की शादी के तकरीबन 1 साल बाद अल्लाह पाक ने अम्मा और बाबा को औलाद से नवाजा। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से बेहद लाडली थी। बाबा तो मुझ पर अपनी जान निछावर करते और अम्मा भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती। मैं बहुत छोटी सी थी जब अम्मा ने मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया था।
ذہین ہونے کی وجہ سے اماں نے مجھے بہت چھوٹی عمر میں ہی اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں بچپن سے ہی اپنی ہر کلاس میں پہلے نمبر پر آتی۔ اماں اور بابا میری پڑھائی کے ساتھ میرے کھانے پینے کا بھی بہت خیال رکھا کرتے۔ بابا کی فیملی میں بیٹیوں کو پڑھانے پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا تھا اور بیٹوں کو بھی مار کٹائی کر کے پڑھائی کی طرف لایا جاتا تھا۔ میٹرک تک تو مجھے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ میرے چچا اور تایا کی بیٹیاں بھی میٹرک تک آسانی سے پڑھ لکھ گئی تھی۔ لیکن میٹرک کے آگے لڑکیوں کی پڑھائی پر نہ جانے کیوں پابندی لگا دی جاتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے میں اپنے بابا کے آگے بھی پڑھنے کی خواہش ظاہر کر رہی تھی۔ پہلے تو بابا نے مجھے آگے پڑھنے سے منع کر دیا، مگر پھر میری ضد کے آگے بابا کو اپنی ضد توڑنی ہی پڑی۔ میری کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جو بابا نہیں مانتے تھے۔ آخرکار بابا کو میری بات بھی ماننی ہی پڑی اور مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوانا ہی پڑا۔ جس دن بابا اور میں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے گئے تو بابا کے بہن بھائیوں نے اس بات پر بہت آواز اٹھائی کہ ہم بیٹیوں کو کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، تو تم بھی بسما کو داخلہ لے کر مت دو۔ لیکن بابا کو میری خوشی کے آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے بابا نے سب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے بھی اور پڑھنا تھا۔ میرے تایا جو کہ میرے رشتے کے خواہش مند تھے، ایک دن اچانک گھر آئے اور بابا سے کہنے لگے کہ مجھے تمہاری یہ بات بالکل پسند نہیں آئی ہے کہ تم نے بسما کو آگے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں لڑکوں کو پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، لڑکیوں کو گھر کے کام کاج سکھائے جاتے ہیں۔ جن ہاتھوں میں جھاڑو پوچھا ہونا چاہیے، تم نے ان ہاتھوں میں قلم کی بھاگ دوڑ تھما دی ہے، یہ آگے جا کر تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ میں تایا ابا کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے ایسی سیکھ نہیں دی تھی کہ میں کسی بڑے کے سامنے جا کر اپنے حق کے لیے ہی بول سکوں۔ میرے لیے میرے تایا ابا کی عزت کرنا اپنے بابا سے کہیں زیادہ تھا۔ لیکن اس وقت تایا ابا کی باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی مجھے۔ میں نے اماں سے جا کر صرف اتنا کہا کہ تایا ابا کو میری پڑھائی سے کیا مسئلہ ہے؟ میرا جی چاہتا ہے پڑھنے کو، اور پڑھنا کوئی جرم نہیں ہے جس پر اتنی پابندیاں لگائی جائیں۔ نکمے اور آوارہ لڑکوں کو تو مار مار کر پڑھایا جاتا ہے، اور جو بیٹیاں پڑھ لکھ کر شعور حاصل کرنا چاہتی ہیں انہیں دبا کر گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ میری باتیں سن کر اماں مسکرا رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جب تمہارے بابا نے تمہارے لیے فیصلہ لے لیا ہے تو تم پھر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جو کام تم نے اور تمہارے بابا نے کیا ہے اس کے لیے تو ابھی بہت سے لوگوں کی بہت سی باتیں سننا پڑے گی، بہت سے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم تو ابھی سے ہمت ہار گئی ہو۔ مجھے تو اماں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اماں نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، سب لوگ ناراض ہوں گے اور باتیں بھی کریں گے، لیکن عقل مندی اسی میں ہے کہ سننی سب کی ہے، لیکن مرضی ہمیشہ اپنی کرنی ہے۔ تمہارے بابا نے بھی یہی کام کیا ہے، سنی سب کی ہے لیکن مرضی انہوں نے اپنی ہی کی ہے۔ آخرکار سب کو ان کی مرضی کو قبول کرنا ہی پڑے گا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے تایا ابا کی بات تو تمہارے تایا ابا تمہارے ہونے والے سسر بھی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ سب ان کو کیسے نہیں سکھا کر بھیجاؤ، کیونکہ جیسے گھر کے بڑے بزرگ لڑکیوں کو پڑھانا اچھا نہیں سمجھتے، ایسے اس خاندان کے نوجوان لڑکے بھی لڑکیوں کی پڑھائی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے تایا ابا قیصر کی طرف سے ہی کہہ رہے ہو۔ جب میں نے اماں کی بات سنی تو میں نے اماں کو واضح طور پر یہ بتا دیا تھا کہ اگر قیصر کو میری خواہشات یا میری پڑھائی سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ابھی سے رشتے سے انکار کر سکتی ہیں۔ مجھے اس طرح کے دکیانوں سے رشتے میں نہیں بننا جس میں آزادی نہ ہو۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا اور میں غصے سے اماں سے یہ سب کچھ بول کر کمرے میں چلی گئی۔ میری بات سن کر میری ماں پریشان سی ہو گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں سے غصے میں بہت کچھ بول دیا تھا۔ میں پچھتاوے کے ساتھ کمرے میں آئی۔ اماں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اماں کے پاؤں دباتے ہوئے اماں سے معافی مانگ لی اور کہا کہ دوبارہ میں کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں بولوں گی۔ اماں نے اٹھ کر میرے سر پر پیار دیا اور مجھے کہا کہ مجھے تمہاری یہ بات بہت بری لگی تھی، تم نے آج تک کبھی مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، لیکن اب تم اتنی بڑی بات کیسے اتنی آسانی سے بول کر چلی گئی؟ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو بسما، تمہارا رشتہ قیصر کے ساتھ بچپن سے ہی طے کر دیا گیا تھا اور تم قیصر کی مانگ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی ہو۔ اس لیے ایک بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ کبھی بھی کوئی ایسا قدم یا ایسی بات منہ سے مت نکالنا جس کا نقصان تمہارے بابا یا مجھے اپنی عزت سے چکانا پڑے۔ اماں کی بات بہت اچھے سے مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ اماں کا اشارہ کس طرف تھا مجھے یہ بھی بہت اچھے سے سمجھ آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ آپ کو کبھی بھی میری کسی بھی حرکت پر شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ آپ کی عزت میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب اچھے سے جانتی ہوں۔ آج میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، میں بہت خوش تھی۔ میں نے بابا سے کہا کہ آفس جاتے ہوئے آپ مجھے یونیورسٹی ڈراپ کرتے جائیے گا۔ میں بابا سے اتنا کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر تیار ہونے لگی۔ میں فریش ہو کر تیار شیار ہو کر جیسے ہی نیچے آئی تو بابا جا چکے تھے۔ کھانے کی ٹیبل پر خالی اماں ہی بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اماں سے آتے ہی پوچھا کہ بابا جان کہاں گئے؟ تبھی اماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے بابا جان آفس کے لیے لیٹ ہو رہے تھے، اس لیے وہ چلے گئے
थोड़ी देर में ही कैसर आएगा, वो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। मैं मुंह बनाने लगी और अम्मा से कहने लगी कि कैसर को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। बाबा भला जाते जाते मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ जाते। बाबा के रास्ते में ही तो मेरी यूनिवर्सिटी पड़ती है। अम्मा मुझे चुप करवाते हुए कहने लगी कि खामोश हो जाओ, आहिस्ता बोलो, कैसर आता ही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई बात सुन ले। इससे पहले कि मैं कोई और बात करती, दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला तो सामने कैसर खड़ा था। मैं कैसर को देखकर हमेशा ही शर्मा सी जाती। न जाने कैसर की एक नज़र मुझ पर पड़ती तो मेरे पूरे वजूद में एक ठंडी सी लहर दौड़ने लगती। मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाता, मेरी हालत गैर हो जाती। कैसर मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और अंदर आते हुए अम्मा से सलाम करने लगे। अम्मा ने कैसर को नाश्ते की टेबल पर बिठाते हुए कहा कि कुछ खा लो। कैसर ने अम्मा से कहा कि मैं नाश्ता करके ही निकला था। मेरी तरफ देखते हुए कैसर ने मुझे कहा कि जल्दी से आ जाओ, मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। मैंने देर ना करते हुए फ़ौरन उसे अपनी ज़रूरत की कुछ बुक्स उठाई और बैग लिए अम्मा को अल्लाह हाफिज़ बोला और कैसर के साथ गाड़ी में जा बैठी। रास्ते में मैंने और कैसर ने कोई बात नहीं की थी। कुछ देर के बाद आखिरकार उस खामोशी को कैसर ने ही तोड़ा। कैसर मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में सवाल करने लगे। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था कि अभी कैसर वो सब बातें बोलेंगे जो कल तैयबा बोल कर गए थे। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मुझसे कैसर पढ़ाई के लिए किसी किस्म का कोई सवाल ना करे, लेकिन मेरा सारा खौफ धरे का धरा रह गया जब कैसर ने मुझसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैं हैरान रह गई थी कि कैसर क्या इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कैसर ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे इस फैसले से बेहद खुशी हुई है कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो। आज कौन सा दौर है कि बेटियों को घर में बांध कर डांट डपट कर रखा जाए। एक बेटी के लिए अगला घर संभालना सबसे बड़ा काम होता है। अगर बीवी पढ़ी लिखी ना हो तो नस्लें तबाह होने का खदशा होता है। और मैं तो अब्बा से भी यही जिक्र कर रहा था कि मुझे बिस्मा का आगे पढ़ने का फैसला बहुत अच्छा लगा है। मुझे उसके आगे पढ़ने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। कैसर की इतनी बात सुनी थी कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। मैंने कैसर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं तो बहुत घबरा रही थी कि शायद आपको मेरी पढ़ाई से कोई मसला होगा, क्योंकि कल तैयबा काफ़ी बाबा को डांट कर गए। मेरे जहन में तो यही था कि सब कुछ आपने ही कहकर भेजा होगा। कैसर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बाबा से ऐसी बात करूँगा। कैसर मेरा हाथ थामते हुए मुझसे कहने लगे कि बिस्मा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। पढ़ाई की बात तो वो तुम अगर ना भी करती तो मैं तुम्हें ज़रूर कहता, आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखो, उसके लिए चाहे मुझे अपने बाप की नाराज़गी क्यों ना बर्दाश्त करनी पड़ती। लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही आगे एडमिशन ले लिया और ये बात मेरे ऊपर नहीं आई, नहीं तो ये इल्ज़ाम भी मुझे ही झेलना पड़ता कि तुमने अपनी होने वाली बीवी को शय दे रखी है। कैसर की बात सुनकर बेसाख्ता मेरे मुंह से कहका छूट गया कि कैसर भी हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहा करो, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी या खौफ के तासुरात अच्छे नहीं लगते। हम दोनों ऐसे ही मोहब्बत भरी बातें करते यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कैसर ने मुझे यूनिवर्सिटी उतारते हुए कहा कि परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें वापसी पर पिक कर लूँगा। मैं सर हिलाते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने लगी। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी और खूबसूरत थी। आज से पहले मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा था। लड़के लड़के सब इकट्ठे जा रहे थे। मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग प्यार मोहब्बत से तालीम हासिल कर रहे थे। ऐसा माहौल मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं दबे कदम चलती रही। तभी मुझे एक लड़की मिली जो मुझसे अपनी क्लास के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे बताया कि मैं खुद यहाँ पर नई स्टूडेंट हूँ, अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता कि क्लासेस किस तरफ है। इस तरह मेरी और उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। हमने मिलकर अपनी क्लास को ढूंढा और मालूम हुआ कि हम दोनों ही एक ही क्लास की स्टूडेंट हैं। पहले दिन मुझे बहुत अच्छी दोस्त का साथ मिल गया था। मैं बेहद खुश थी। हम मैं और किरण एक साथ रहते। पढ़ाई लिखाई और खाने पीने में भी हम में कोई ऊंच नीच का फ़र्क नहीं था। हम एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाई करती, एक दूसरे से मिलकर खाती पीती। हम दोनों यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी को एंजॉय कर रही थी। मैं ज़रा अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि किरण एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। इसी वजह से किरण हमेशा ही मेरे साथ बात करते और खाते पीते कुछ झिझक महसूस करते थे। मैं इस तरह किरण के साथ घुल मिल गई कि उसके और मेरे दरमियान स्टेटस का जो फ़र्क था, मैंने उस फ़र्क को मिटा दिया। अब किरण को मेरे साथ बात करने, खाने पीने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं होती थी। हम दोनों सहेलियाँ साथ ही ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में भी मेरी पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा था। मेरे बहुत अच्छे नंबर आते। सब लोग मेरे नोट्स का इस्तेमाल करते और मेरे नोट्स सब लोगों को पढ़ाई करने में आसानी पैदा करते। मेरे रिश्तेदार मेरी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आते थे। मेरे ताया तो अभी तक बाबा जान से नाराज़ नज़र आते थे। मैं बाबा जान के साथ ही यूनिवर्सिटी आ जाया करती थी। कभी कभार बाबा जान शहर में मौजूद नहीं होते तो मुझे कैसर यूनिवर्सिटी छोड़ जाते और वापस भी ले आया करते। इस बात का इल्म तैयबा या उनकी फैमिली में से किसी को नहीं था। एक दिन कैसर जब मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे थे, न जाने ये बात तैयबा की फैमिली को कैसे मालूम हो गई। ये बात सुनकर तो कैसर के घर में जैसे तूफान बरपा हो गया। यूनिवर्सिटी से वापसी पर कैसर मुझे घर छोड़ने जा रहे थे तो कैसर के फ़ोन पर बार बार तैयबा की कॉल्स आ रही थी। कैसर ने जैसे ही कॉल उठाई
तो तैयबा ने बेइंतहा गुस्से में कैसर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कैसर खामोशी से सब सुनते जा रहे थे। तभी कैसर ने गुस्से में फ़ोन काटते हुए कहा कि ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई है। मेरे लाख पूछने पर भी कैसर ने मुझसे कोई बात शेयर नहीं की थी। मैं परेशान सी हो गई थी। इतना तो मुझे मालूम था कि काल तैयबा की ही आई थी, लेकिन बात क्या हुई इस बारे में चाह कर भी मैं जान नहीं पाई। कैसर का मूड बहुत ख़राब था। अब मुझे परेशानी होने लगी। कैसर ने मुझे घर से बाहर उतारते हुए कहा कि सुबह शायद मैं तुम्हें पिक करने ना आ सकूं। अगर मैं ना आया तो तुम यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लेना, बाकी की बात मैं तुम्हें फ़ोन पर बताऊंगा। इतना कहते हुए कैसर मुझे घर के बाहर उतार कर चले गए। मैं मुंह लटकाए घर के अंदर दाखिल हुई। अम्मा ने मुझे देखते हुए पूछा कि सब खैरियत है? तुम तो कैसर के साथ आने वाली थी, कैसर कहाँ है? क्या तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? मैंने अम्मा को चुप करवाते हुए कहा कि मुझे तो खुद नहीं मालूम कि कैसर को क्या हुआ था। बस इतना मालूम है कि जब वो मुझे यूनिवर्सिटी से पिक करने आए थे तो तब तैयबा की कॉल उनके मोबाइल पर आई थी। उसके बाद उनके दरमियान क्या बात हुई मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं। बस इतना मालूम है कि उस फ़ोन के बाद कैसर का मूड सख्त ख़राब था और वो मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ा रहे थे। अम्मा मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि अल्लाह ही खैर करे, भाई साहब ने ना जाने अब कौन सी बात पकड़ ली होगी। अम्मा भी इस बात से खूब वाकिफ़ थी कि तैयबा किसी भी छोटी से छोटी बात को पकड़कर अपनी अना का मसला बनाते। कुछ वक्त गुजरा तो अम्मा के फ़ोन पर तैयम्मी की कॉल जाने लगी। जैसे ही अम्मा ने फ़ोन उठाया तो तैयम्मी रोते हुए अम्मा से कहने लगी कि आप लोगों की वजह से मेरा कैसर घर छोड़कर चला गया है। तैयम्मा का इतना कहना था कि मेरे पाँव तले से तो ज़मीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ क्या है। मैं कैसर को मुसलसल कॉल्स कर रही थी और कैसर का फ़ोन बंद जा रहा था। मैं परेशानी के आलम में सर पकड़े बैठी थी कि तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो कैसर मेरी आंखों के सामने खड़ा था। मैं कैसर को देखकर खुश हो गई। तभी मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे और घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? तैयम्मा बहुत परेशान हो रही थी। कैसर ने मुझे खामोश करवाते हुए कहा कि न जाने किसने अब्बा तक ये खबर पहुँचाई है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी लेकर आता हूँ और छोड़ने भी जाता हूँ। बस इसी बात को लेकर अब्बा मेरे साथ झगड़ा करे थे और मैं नाराज़ होकर घर से निकल आया। मैंने कैसर की बात सुनी तो उनसे कहा कि ये कौन सी चुपी रहने वाली बात थी? सबको पता है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ और कोई भी देखकर तैयब्बा को ये इन्फॉर्मेशन दे सकता था। लेकिन तैयब्बा को आखिर एतराज़ है क्या? अब मैं आपकी मंगेतर होने के साथ आपकी कज़न भी हूँ, क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? मेरी आंखों में आंसू भर आए। कैसर ने मेरी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा कि सारे हक ही तुम्हारे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अम्मा और अब्बा पुरानी सोचों के मालिक हैं। उनके अंदर जितना भी पढ़ लिख जाओ कभी भी अवेयरनेस नहीं आएगी। अम्मा ने कैसर को घर में देखा तो अम्मा कैसर से कहने लगी कि ये बहुत बुरी बात है कि तुम अपनी माँ को बताए बगैर घर से निकल आए। तुम्हारी माँ बात बात पर मुझे गुनहगार ठहरा रही है। कैसर ने अपनी अम्मा को फ़ोन करते हुए कहा कि मैं अभी भी चाची अम्मा के घर आया हूँ, आप लोग परेशान मत हो, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। कुछ देर कैसर हमारे घर ही रहे। अभी वो हमारे घर में ही थे कि जब बाबा जान भी आ गए। मेरी आंखों में आंसू थे और बाबा जान मेरी आंखों की ज़ुबान बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते थे। बाबा जान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि क्या बात है, मेरी शहज़ादी बेटी परेशान दिखाई दे रही है। मैंने बाबा जान को कुछ नहीं बताया। बाबा जान ने अम्मा को मुखातिब करते हुए कहा कि एक परेशानी की खबर मेरे पास भी है। अम्मा हैरान होकर बाबा जान की तरफ देखने लगी और कहने लगी, अल्लाह खैर करे, अब आपको क्या खबर सुनानी है? कैसर और मैं भी बाबा जान की बात गौर से सुनने लगे थे। तभी बाबा जान ने अपने कोट की जेब में एक लिफाफा निकालते हुए अम्मा के हाथ में थमाया। जैसे ही अम्मा ने वो लिफाफा निकाल कर देखा तो हैरान रह गई कि ये कैसा लिफाफा है। बाबा जान ने अम्मा के हाथ से लिफाफा पकड़ते हुए कहा कि मेरी प्रमोशन हो गई है। बाबा जान के मुंह से ये बात सुनकर तो मेरी तो खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं झूम कर बाबा जान के गले लग गई और बाबा जान को मुबारक देने लगी। अम्मा भी मासूमियत से बाबा जान का मुंह देख रही थी। बाबा जान ने अम्मा को बताया कि पगली मेरी तरक्की हो गई है और तरक्की के साथ मेरी ट्रांसफ़र भी हो गई है। तरक्की का सुनकर अम्मा बेहद खुश हुई, लेकिन ट्रांसफ़र का सुनकर अम्मा उदास हो गई। तभी बाबा जान ने अम्मा से कहा कि ये कौन सा हमारा अपना घर था, वो रेंट का ही घर है, वहाँ पर हमारे लिए रेंट का घर होगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ कंपनी ही करेगी। अम्मा बाबा जान से कहने लगी कि वो बात तो आपकी ठीक है, सब कुछ तो कंपनी ही करेगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपकी नौकरी गवर्नमेंट की है। अगर कहीं प्राइवेट नौकरी होती तो मैं तो आपकी नौकरी के साथ साथ जलील और रुसवा हो जाती। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि इतना सामान उठाना और शिफ्ट करना कौन सा आसान काम है? तभी बाबा जान ने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घर में जाने के लिए हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ का सामान उठवा कर अपने आबाई घर में रखवा देंगे और वहाँ पर सारा सामान मौजूद है। सामान के साथ ही हमें वहाँ पर नया घर भी रहने को मिलेगा। ये सुनकर तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं बाबा जान का मुसलसल मुँह चूम रही थी क्योंकि बाबा जान ने आज खबर इतनी अच्छी सुनाई थी। कैसर भी सारी बातें सुन रहे थे। तभी कैसर ने बाबा जान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन बिस्मा की यूनिवर्सिटी का क्या होगा? बाबा जान ने कैसर से कहा कि वहाँ भी यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ से इसकी क्लास वहाँ ट्रांसफ़र करवा दूँगा।
बाबा सब काम तमाम करके ही घर लौटे थे। रिश्तेदार अजीज़ों क़रीब से मिलते हुए बाबा जान ने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर ली थी। बाबा जान की ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हुई थी। हम अपने घर का सामान अपने आबाई घर में शिफ्ट करने के बाद अपने कपड़े लेकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए थे। इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस्लामाबाद में पढ़ाई भी हर लिहाज से हर तरह की सहूलत मैसर थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं। जैसे ही हम नए घर में गए तो ये घर बेहद खूबसूरत और बड़ा था। नए घर का मालिक बहुत गुस्से वाला लग रहा था। घर की चाबी देते हुए उसने अम्मा से कहा कि आपकी बेटी मुझे शरारती लगती है और मुझे शरारती बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसको मेरे कमरे से दूर ही रखिएगा। अम्मा मालिक मकान की बात सुनकर कुछ परेशान हो गई। बाबा गाड़ी से सामान निकालने में मसरूफ़ थे। अम्मा बाबा का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। जैसे ही बाबा आए, अम्मा ने मालिक मकान की सारी बात को बताते हुए पूछा कि क्या मालिक मकान भी हमारे साथ यहीं रहेगा। बाबा लाइल्मी का इजहार करते हुए कहने लगे, मालूम नहीं। अपने घर जाते ही मैंने जब घर की हालत देखी तो मुझसे सफाई सुथराई के बगैर रहा नहीं जा रहा था। अम्मा ने कई बार मुझे रुका कि अभी सफाई का काम मत करो, तुम्हारे बाबा ऑफिस से कुछ मुलाजमीन भेजेंगे, वो सारा काम कर देंगे। लेकिन घर में इस कदर गंद फैला था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने जल्दी से पानी की बाल्टी भरते हुए अपने हाथ में झाड़ू पकड़ा और पूरे घर को धोने लगी। अम्मा मुझे मुसलसल रोक रही थी और कह रही थी कि मालिक मकान कहीं गुस्सा ना कर जाए। मैंने अम्मा से कहा कि इसमें गुस्से वाली क्या बात है, इस बूढ़े मालिक मकान को क्या मसला हो सकता है घर साफ करने से। मैंने अम्मा से कहा कि मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। शायद मैं अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जहाँ मुझे नए घर में आने की खुशी थी वहाँ मुझे दूसरी तरफ कैसर से जुदा होने का दुख भी था। मैं कैसर को बहुत मिस कर रही थी। जी चाहता कि काश कैसर भी हमारे साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते तो कितना मज़ा आता। मेरी आंखों के सामने से कैसर का चेहरा नहीं जा रहा था। मुझे अलविदा कहते हुए कैसर की आंखों में भी आंसू थे। कैसर जितनी मोहब्बत मुझसे करते थे, मैं भी कैसर से उस कदर मोहब्बत करने लगी थी। कैसर आदत के बहुत अच्छे होने के साथ एक मुखलिस इंसान भी थे। मुझसे तो कैसर की दूरी बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं खुद को सफाई के बहाने काम में मसरूफ़ करना चाहती थी। मुझे मालूम था कि अगर मैं फारिग रही तो मेरा दिमाग मुसलसल चलता रहेगा और मैं कैसर को याद करके रो पड़ूंगी। इसलिए मैंने खुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। मैं जल्दी से पूरे घर की झाड़ पोंछ करने लगी। घर में बहुत ज़्यादा मिट्टी और गर्दो गुबार हर तरफ फैला था। ऐसे लगता कि कई सालों से ये घर बंद पड़ा हुआ हो। जैसे जैसे मैं घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी वैसे वैसे मुझे अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। मैं कॉरिडोर में पहुंची तो कॉरिडोर में बने एक कमरे के करीब मुझे बेहद खौफ आने लगा। कॉरिडोर के कोने में एक कमरा था जो कि बंद था और उसके दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। ताला पूरी तरह से जंग से भरा हुआ था। मैं ताला देखकर हैरान थी और मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि यह कमरा पूरे घर से अलग थलग था। ऐसे लगता कि उस कमरे में कभी कोई गया ही नहीं था। यहाँ पहले जो लोग रहते थे उनका इस कमरे से दूर दूर तक ताल्लुक दिखाई नहीं देता था, क्योंकि जिस कदर इस कमरे के बाहर मिट्टी और गर्दो गुबार था मालूम होता कि कभी उसकी किसी ने सफाई वगैरह ही नहीं की होगी। मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैंने पूरे घर में उस कमरे के ताले की चाबी ढूंढी, लेकिन मुझे कहीं से भी चाबी नहीं मिली। अम्मा मुझे मुसलसल बोल रही थी कि घर के पिछले हिस्से में मालिक मकान रहता है, वो सख्ती से मना करके गया है कि तुम कॉरिडोर की तरफ नहीं जाओगी। सफाई करते करते मैं अम्मा की ये बात तो भूल गई और बेध्यानी में कॉरिडोर तक पहुंच गई। अब ना चाहते हुए भी मेरा दिल उस कमरे को खोलने के लिए मचल रहा था। मैं अम्मा को बताए बगैर ही पूरे घर में कमरे की चाबी ढूंढ रही थी। जब चाबी ढूंढ कर थक गई तो घर के पिछले हिस्से में चली गई। मैंने वहाँ मालिक मकान को ढूंढना चाहा, मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी मैं वहाँ से कींट उठाकर लाई और उस ताले पर मारने लगी। ताला जिस कदर जंग से भरा हुआ था, मेरी एक ज़र्ब की मार था, लेकिन मुसलसल ईंटें मारने के बावजूद भी ताला टस से मस नहीं हो रहा था। मैं थक हार कर दरवाजे के पास ही बैठ गई और सोचने लगी कि आखिरकार इस ताले को कैसे खोला जाए। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी ताला दरवाजे से निकलकर ज़मीन पर गिरा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। खौफ के मारे मेरी जान हथेली पर आ गई। फिर मैंने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा कि मैं काफ़ी देर से इस पर ईंट से ज़रब दे रही थी। हो सकता है कि ताला उस वक्त ही खुल गया हो, लेकिन कहीं अटका हुआ हो, इसलिए कुछ देर बाद वो नीचे गिर गया होगा। ये सोचते हुए मैंने ज़मीन से ताला उठाकर एक तरफ रखा और दरवाज़ा खोलने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में बड़े बड़े और लंबे जाले लटक रहे थे। मालूम होता था कि ये कमरा कई सालों से किसी ने खोला ही नहीं था। मैंने हाथ अंदर बढ़ाते हुए लाइट ऑन करने की कोशिश की, मगर कमरे में लाइट मौजूद नहीं थी। मैंने जल्दी से कमरे की खिड़की को खोलते हुए कमरे में रोशनी करना चाही। जैसे ही कमरे की खिड़की खोली तो कमरे में बेशुमार सामान पड़ा था। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी वहाँ तक सिवाय जाले और धूल मिट्टी के कुछ भी नहीं था। इतने सामान में मेरी नज़र एक ऐसी अलमारी पर पड़ी जो इस कदर गंदगी में भी इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे वो अभी किसी ने पेंट करवा कर उस कमरे में रखी हो। मैं ये मंजर देखकर हैरान होने के साथ परेशान होने लगी
क्योंकि उस कमरे में पड़ी हुई हर चीज़ पर धूल मिट्टी पड़ी हुई थी, सिवाय उस अलमारी के। मैं हैरान होने लगी कि ताला भी काफ़ी अरसे से बंद लग रहा था, और कमरे में जो जाले और मिट्टी का हिसाब किताब था वो भी साफ इस बात को जाहिर कर रहा था कि इस कमरे को कई सालों से किसी ने खोला ही नहीं था। फिर ये अलमारी उस कमरे में पड़े होने के बावजूद भी इतनी साफ़ सुथरी कैसे हो सकती है? अभी मैं इन्हीं सोचों में थी कि मेरा सर एकदम से वज़नी होने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था, लेकिन क्योंकि अब मैंने कमरा खोल लिया था और यहाँ पर मिट्टी और गंद देखते हुए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने फ़ौरन से झाड़ पोंछ शुरू की और कमरे की सफाई सुथराई का काम शुरू किया। मैं जल्दी से कमरा साफ़ करके जैसे ही कमरे से निकली तो कॉरिडोर में मुझे अपने कंधे वज़नी महसूस होने लगे। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मेरा सर भी वज़नी सा होने लगा। डर के मारे मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था कि तभी मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं ज़मीन पर बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपनी माँ के कमरे में पाया। मैंने इर्द गिर्द बाबा जान और उनके एक मुलाजिम को देखा। बाबा जान मुझे होश में आते देखकर खुश हो गए और मुझसे कहने लगे कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने मना किया था ना कि सफाई मत करना, थक जाओगी, देखा अब उसका नतीजा क्या हुआ। सारे घर की सफाई करने के बाद अब तुम बेहोशी की हालत में मुझे इस कॉरिडोर में पड़ी हुई मिली। बाबा जान मुझे डांट रहे थे। मैंने याद करने की कोशिश की कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अब मेरे साथ रोज़ ही ऐसा मामला होता। मैं कॉरिडोर में जाती और उस कमरे में कई घंटे गुजार देती। मैं नहीं जानती थी कि मेरे वहाँ बैठने की क्या वजह है, बस इतना जानती थी कि कोई ताकत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच कर उस कमरे में ले जाती। मेरी अम्मा मेरी हालत देखकर परेशान थी। मेरी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। ऐसे लगता कि जैसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा किसी का दबाव हो। मेरे कंधे हर वक्त वज़नी रहते और मेरा सर हर वक्त किसी बोझ का शिकार रहता। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। अम्मा और बाबा जान मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। जब से हम उस नए घर में आए थे मेरी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी में जाकर भी नहीं देखा था। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर मेरे ताया ताई तक भी जा पहुंची। सब लोग मुझे मिलने के लिए इस्लामाबाद आए। कैसर भी मुझे मिलने के लिए इस्लामाबाद आए, लेकिन मैं किसी को भी अपने करीब नहीं आने देती थी, किसी को भी बात करने नहीं देती। मुझे ऐसे महसूस होता कि जैसा मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई अनजानी सी ताकत मुझे कंट्रोल कर रही थी। तभी मेरी हालत देखते हुए कैसर ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगे, बिस्मा, मुझे पहचाना है कि मैं कौन हूँ? मैं हैरान होकर गहरी सोच में डूबी हुई कैसर को देख रही थी। मैं उनसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैं खुद पर किसी ताकत का दबाव महसूस कर रही थी, बोझ महसूस कर रही थी। बाबा जान मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थे। तभी बाबा जान से किसी ने कहा कि आप एक दफ़ा घर में तिलावत कुरान पाक करवा कर देख लें, क्योंकि जब से आप इस घर में आए पहले दिन से आपकी बेटी के साथ तरह तरह के मामलात पेश आ रहे हैं, तो आप इस घर में तिलावत कुरान करवाएं। बाबा जान ने देर न करते हुए घर में तिलावत कुरान का एहतमाम किया। तिलावत कुरान के बाद मेरी तबीयत कुछ बेहतर सी हो गई थी, मगर मैं मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई थी। अब ये बात तो सभी को मालूम हो चुकी थी कि मेरे साथ किसी और मखलूक का मामला चल रहा है। ये सब मंजर देखते हुए मेरे ताया और ताई ने कैसर से कहा कि हमें इसका रिश्ता नहीं लेना, हम इसके रिश्ते से इनकार करते हैं। बाबा जान और अम्मा तो बेहद परेशान थे। अम्मा ने रोते हुए ताया अब्बा से कहा कि इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? हर बीमारी का इलाज है, इस बीमारी का भी कोई ना कोई इलाज होगा। आप इतनी जल्दबाजी का फैसला मत करें। लेकिन ताया अब्बा एक ना सुनते हुए कैसर के साथ ज़बरदस्ती करने लगी कि अभी मेरे साथ घर वापस चलो, हमें यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना। कैसर की मोहब्बत सच्ची थी। कैसर ने अपने अब्बा को वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दिया था कि वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कैसर ने अपने अब्बा से कहा कि मैं बिस्मा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं इस मुसीबत के वक्त में इसका साथ छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये बात ताया अब्बा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ताया अब्बा ने बहुत ज़िद करते हुए कैसर को अपने हमरा लिया और लाहौर के लिए रवाना हो गए। मुझे कैसर के जाने का बेहद दुख था। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर कैसर को नहीं जाना चाहिए था। शायद मुझे कैसर की मोहब्बत इस हालत से छुटकारा दिलवा सकती थी, मगर कैसर तो जा चुके थे। शाम हुई तो मेरे साथ फिर से वही मामला पेश आने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो कैसर अपने अम्मा अब्बा से लड़ झगड़ कर वापस आ गए थे। मैं कैसर को देखकर बेहद खुश थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कैसर से कुछ बात करती, मेरे ऊपर अजीब व गरीब सी कैफियत तारी हो गई। अम्मा और बाबा मुझे लेकर बेहद परेशान थे। तभी कैसर ने बाबा जान से कहा कि आप मेरे साथ चलें, हमें इस घर के मालिक से मिलना चाहिए। बाबा ने कैसर को बताया कि घर का मालिक तो इसी घर के पिछले हिस्से में रहता है। बाबा की बात सुनते हुए कैसर मालिक मकान से मिलने के लिए घर के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगे। जैसे ही कैसर कॉरिडोर में पहुंचे तो कैसर का सर भी वजनी होने लगा था। कैसर भी उसी कमरे के बाहर जाकर रुक गए थे जिस कमरे के बाहर से मुझे मसला शुरू हुआ था। ये कैसर ने वहाँ अजीबो गरीब सी हरकत को महसूस किया।
तभी कैसर ने देखा कि मालिक मकान उस कमरे से निकल रहा है और वो घर के पिछले हिस्से में जा रहा है। मालिक मकान बेहद गुस्से में था। कैसर ने मालिक मकान का पीछा किया और घर के पिछले हिस्से में जाने लगे। जैसे ही मालिक मकान की नज़र कैसर पर पड़ी तो वो गुस्से से कैसर की तरफ देखने लगा। तभी कैसर ने इल्तिजाइया लहजे से मालिक मकान से अर्ज़ की कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। खुदा के लिए मेरी बिस्मा को बचा लें, मुझे बिस्मा से बहुत मोहब्बत है। आप बेहतर जानते हैं कि बिस्मा के साथ क्या मामलात चल रहे हैं। कैसर मालिक मकान की कुछ हरकत को देख चुके थे, जिससे कैसर को इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि मालिक मकान कोई आम आदमी नहीं है। कैसर मालिक मकान से पूछने लगे कि आखिरकार बिस्मा के साथ हो क्या रहा है। देखते ही देखते कैसर की नज़रों के सामने मालिक मकान गायब हो गया। अब कैसर को यकीन आ गया था कि यहाँ किसी हवाई मखलूक का बसेरा है। अम्मा और बाबा जान को बताए बगैर कैसर ने हकीकत जानने की कोशिश की, जिससे कैसर को वो सारी हकीकत मालूम हुई जो सबकी नज़रों से ओझल थी। कैसर को किसी ने इमाम मस्जिद के बारे में बताया था। कैसर ने सारा मामला जब इमाम मस्जिद के सामने पेश किया तो वह इस मामले पर गौर व फिक्र करने के लिए हमारे घर चले आए। जैसे ही कॉरिडोर में जाकर इमाम मस्जिद ने तिलावत शुरू की तो ना चाहते हुए भी मालिक मकान को अपनी असली हालत में आना ही पड़ा। बाबा जान और अम्मा जान उसे उसकी असली हालत में देखकर खौफजदा हो गए थे। जब इमाम मस्जिद ने उसके तंग करने की उससे वजह पूछी तो मालिक मकान ने बताया कि मैं एक जिन ज़्यादा हूँ और मैं इस कमरे में इबादत कर रहा था जब इनकी शरारती बेटी बिस्मा ने सफाई करते हुए मेरे पर बाल्टी का पानी गिरा दिया था और धूल मिट्टी मुझ पर सफाई के दौरान डल गई थी। इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैं इसके किए की सज़ा के तौर पर इसे बीमार कर रहा हूँ। अब मैंने कई दफ़ा इस लड़की को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस लड़की ने अपनी मनमानी करते हुए मेरे किसी भी इशारे को समझने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अपनी मनमानी करते हुए मेरी इबादत में खलल पैदा किया था। इसको उसी की सज़ा मिल रही है। अम्मा बाबा ये जानकर तो पहले खौफजदा हो गए थे कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो एक जिनज़ादे का घर है। ऊपर से जिनज़ात के बदले के बारे में सोचते हुए अम्मा की तो जान निकलती जा रही थी। अम्मा ज़ारो कतार रोने लगी और हाथ जोड़कर जिनज़ादे से कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी बेटी को माफ़ कर दो। वो नादान थी, वो नहीं जानती थी कि आप उस वक्त इबादत में मसरूफ़ हो। अगर उसे इस बात का इल्म होता तो कतन इस तरह की हरकत ना करती। अम्मा बार बार जिनज़ात से इल्तिजा कर रही थी, लेकिन वो मुसलसल गुस्से का इजहार कर रहा था। तभी आंखों में आंसू लिए कैसर ने इमाम मस्जिद से कहा कि इस जिनज़ात से कहें कि जो सज़ा देनी है मुझे दे दे, लेकिन मेरी बिस्मा को माफ़ कर दे। मैं बिस्मा के बगैर नहीं जी सकता। अगर मेरी बिस्मा को कुछ हुआ तो मैं खुद को भी ख़त्म कर दूंगा। मेरे लिए कैसर की मोहब्बत देखते हुए जिनज़ादे का दिल पिघल गया। उसने कैसर से वादा किया कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मुझे माफ़ कर देगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम अभी और इसी वक्त बिस्मा से निकाह करोगे और एक रात मेरे कमरे में ही गुजारोगे दोनों। ये बात सुनकर अम्मा और बाबा जान बहुत डर गए। कैसर ने उनको यकीन दिलाया था कि मैं बिस्मा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। कैसर ने वक्त ज़ाया किए बगैर इमाम मस्जिद के ज़रिए मुझसे निकाह कर लिया और उसी वक्त मेरा निकाह अम्मा और बाबा जान की मौजूदगी में कैसर से हो गया और यूं मैं कैसर की शरीके हयात बन गई। जिनज़ाद ने कैसर के लिए उसी कमरे को सजाया था जिस कमरे में उसका बसेरा था। मैं इस बात से अनजान थी। सुबह हुई तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक थी। मुझे किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं थी और ना ही कोई बोझ मेरे सर या जिस्म पर महसूस हो रहा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि कैसर मेरी ज़िंदगी के साथी बन चुके थे। अब मुझे कैसर से कोई जुदा नहीं कर सकता था कि तभी जिनज़ात मेरे सामने हाजिर हुआ। उसे देखते हुए मैं खौफज़दा हो गई और उसने मेरे सर पर शफ़क़त भरा हाथ रखते हुए मुझे प्यार दिया और ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे उस कमरे से रुखसत कर दिया था। अब मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी क्योंकि कैसर ने मुझसे सारा मामला बयान कर दिया था। उसके बाद जिनज़ादे ने मुझे कभी भी तंग नहीं किया था, बल्कि मुझे जब भी किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता तो वो जिनज़ाद मेरी मदद करता। आज भी वो जिनज़ादा मेरे मुश्किल वक्त में फ़ौरन से मेरे सामने हाजिर हो जाता है और मेरी मदद करता है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे कैसर जैसे मोहब्बत करने वाले शोहर से नवाजा। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ये सब कैसर की मोहब्बत की बदौलत है। मैं कैसर के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार